नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट हम लोग लेकर आए हैं। आपने पार्ट 1 देख लिया है जो कि 68th बीपीएससी और आपका जो बीएसएफसी का एग्ज़ाम होने वाला है, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट, इन सब के लिए काफ़ी लाभदायक है। ऑल्सो बीएसएससी सीजीएल के लिए भी, क्योंकि ये हिस्ट्री का पोर्सन है तो उसके लिए भी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उस लेवल का कंटेंट है, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ये आप क्लास कीजिए, समझ में आ जाएगा। हमने पार्ट 1 देख लिया था, पार्ट 2 हम लोग आज देख रहे हैं। पार्ट 2 पे चर्चा होगी आज। और हम लोगों ने पढ़ा था 1888 तक पढ़ लिया था कांग्रेस का अधिवेशन। आज हम लोग कांग्रेस का जो है 5वां अधिवेशन पढ़ेंगे और उसका नाम है 1889 का अधिवेशन। इसको लिख लीजिए आप, 1889 ईस्वी का अधिवेशन, जो कि 5वां अधिवेशन था। और यह भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर स्थान की बात करें तो 1889 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था वो उसका स्थान था बॉम्बे। आप लिख लीजिए, इसका स्थान था बॉम्बे। वर्तमान में इसे मुंबई कहा जाता है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्षता की बात करें तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी विलियम वेडरबर्न ने। विलियम वेडरबर्न ने, याद रहेगा आपको। अगर तथ्य की बात करें, यहाँ पे एक चीज़ बता देंगे। एक लड़का कमेंट में बोला था मुझे कि सर यहाँ पे फिगर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। एक्चुअली आप पढ़ने आए हैं, यहाँ पे फिगर का इस्तेमाल इसीलिए नहीं करते क्योंकि ये क्लास का नोट्स है। और जो कंटेंट है, आप कंटेंट पर जाइए। कंटेंट आपको ऐसा देंगे ना जो आपको लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ाई हो रहा है। कि यह वह अधिवेशन है जिसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। लिख लीजिए इसको, महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है। अगर बात करें इसमें महिलाओं की तो कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो दोस्तों कुल जो रजिस्टर्ड महिला थी, निबंधित महिला जो थी इस अधिवेशन में भाग लेने हेतु, वो 10 थी। 10 महिला निबंधित थी, रजिस्टर्ड थी, जिनमें से प्रेजेंट हुई थी अधिवेशन में मात्र 6 महिलाएं अधिवेशन में उपस्थित हुई थी, जबकि रजिस्टर्ड महिला की बात की जाए तो 10 थी। तो ऐसा पूछ भी लेता है और यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं कि किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। तो आपका आंसर होगा 1889 ईस्वी का अधिवेशन था, जो कि 5वां था, जिसका स्थान बॉम्बे था और उसके अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न थे। ये जो 6 महिलाएं हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस अधिवेशन में जो 6 महिलाओं ने भाग लिया उनके नाम क्या हैं, तो उनके नाम आप लिख लेंगे। पहला नाम था पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई काफ़ी जाना माना नाम है ये। आपने अगर इतिहास पढ़ा है, आप अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे पंडिता रामाबाई। और दूसरा जो नाम महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, वह है स्वर्ण कुमारी देवी। स्वर्ण कुमारी देवी। और ये स्वर्ण कुमारी देवी कौन थी दोस्तों, तो ये स्वर्ण कुमारी देवी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी का बहन। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बहन थी ये। लिख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी ये, टैगोर की बहन। ठीक है। तीसरा अगर बात करें तो एक थी कादम्बिनी गांगुली। और एक बात जान लीजिए, ये कादम्बिनी गांगुली जो थी ये प्रथम स्नातक थी, भारत की प्रथम स्नातक कहा जाता है। और ये जीके का क्वेश्चन है और ये यूपीएससी ने कई बार पूछा है और पीसीएस के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि भारत की प्रथम स्नातक महिला का क्या नाम है, तो वो थी कादम्बिनी गांगुली। और इन्होंने जो स्नातक किया था वो कहाँ से किया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय से। तो आप लिख लीजिए कि ये भारत की प्रथम स्नातक थी, भारत की प्रथम स्नातक महिला थी, स्नातक महिला थी। और यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए आपसे कि इन्होंने स्नातक कहाँ से किया था, इन्होंने जो ये स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी कहाँ से की थी, तो वो था कलकत्ता विश्वविद्यालय। आप लिख लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, एक ही स्लाइड पे देखिए मैंने आपको कितना कंटेंट दे दिया। क्या फिगर में सिर्फ बताना आपके लिए अच्छा रहेगा या आपको कंटेंट चाहिए? अगर आपको वैल्यू एडेड कंटेंट चाहिए या फिर फिगर भी चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मुझे लगता है कि पढ़ने वाले बच्चे कंटेंट पर ध्यान देते हैं क्योंकि एग्ज़ाम उन्हें पास करना है और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
मैंने बात कर लिया कादम्बिनी गांगुली के बारे में, और कादम्बिनी गांगुली को मैंने बताया कि ये प्रथम स्नातक महिला थी और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने पास किया था। चौथा जो महत्वपूर्ण नाम है साथियों, वो चौथा महत्वपूर्ण नाम है जानकी नाथ घोषाल। जानकी नाथ घोषाल, जानकी नाथ घोषाल का नाम आप याद रखेंगे। और यहाँ पर पांचवा और छठा नाम जो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में हमको सर्च करके, गूगल करके, जैसे भी है बताएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया अभी। ये था 1889 का अधिवेशन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 1890 का छठा अधिवेशन। 1890 का छठा अधिवेशन, लिख लीजिए इसको, 1890 ईस्वी का छठा अधिवेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे स्थान की बात की जाए साथियों, तो स्थान जो है यह हो जाएगा कलकत्ता। दोस्तों, छठा अधिवेशन का स्थान कहाँ था? कलकत्ता। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो इन अधिवेशन के अध्यक्ष थे, उनका नाम था फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, ये फिरोज शाह मेहता, इनके बारे में आपको पता होगा कि जब नरम दल और गरम दल में विभाजन होता है 1907 ईस्वी में, तो उस समय ये फिरोज शाह मेहता ही है जिनके वजह से वहाँ पर जो है विवाद उत्पन्न होता है, क्योंकि इनके पीछे बैठा हुआ एक आदमी इनके ऊपर चप्पल चला देता है और फिर वहाँ से बातें बिगड़ जाती हैं। ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है आपको मैंने, तो ये आप याद रख लेंगे कि जो 1890 का छठा अधिवेशन हुआ था उसका स्थान था कलकत्ता और उसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। अगर महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, तथ्य की बात करें दोस्तों, तो तथ्य है इस अधिवेशन में पहली स्नातक महिला जो थी, भारत की पहली प्रथम स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली ने पहली बार कांग्रेस के मंच से संबोधन किया था। अगर आपसे कहे कि ये जो संबोधन किया था वो क्या किया था, तो उन्होंने सभापति के लिए धन्यवाद प्रस्ताव किया था, धन्यवाद प्रस्ताव दिया था। ठीक है, यही एक महत्वपूर्ण तथ्य है और इससे क्वेश्चन बनते हैं। आप लिख सकते हैं प्रथम स्नातक महिला, प्रथम स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली लिख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि हर्षिकार दीर्घिकार का दिक्कत हो, वो आप सुधार लीजिएगा। कादम्बिनी गांगुली ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन का पहली बार कांग्रेस के मंच से, पहली बार कांग्रेस के मंच से संबोधन किया, ये संबोधन किया। अच्छा, ये इन्होंने जो संबोधन किया वो क्या किया था, ये हमने आपको बताया। इन्होंने संबोधन किया था, सभापति के लिए धन्यवाद प्रस्ताव दिया था। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सभापति के लिए, सभापति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रस्ताव, प्रस्ताव पेश किया था, पेश किया था या दिया था, धन्यवाद प्रस्ताव दिया था। ये समझ में आ गया? यहाँ हमने पढ़ लिया 1890 में, यही एक महत्वपूर्ण तथ्य था जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 1896 का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है, 1896 का अधिवेशन जिसका स्थान कलकत्ता था। आप लिख लीजिए 1896 ईस्वी का अधिवेशन जिसका स्थान है साथियों कलकत्ता। ये कलकत्ता में हुई थी और ये क्वेश्चन पूछा गया था। अध्यक्ष की बात करें तो इसी अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष बने थे। इसके अध्यक्ष कौन बने थे साथियों? रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी। क्लियर है? आगे अगर तथ्यों की बात करें, जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गाया गया था इसी अधिवेशन में, और क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गाया गया था। है ना इंपॉर्टेंट? तो इसको याद रखिएगा, पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गाया गया था। ये याद रहेगा आपको। तो इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, बस आपको ये तथ्य याद रखना है कि यही वह अधिवेशन है जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गाया गया था। अधिवेशनों की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और तब नाम आता है एक महत्वपूर्ण अधिवेशन का, वह है 1901 का अधिवेशन। 1901 ईस्वी का अधिवेशन है और इसका स्थान की बात करें दोस्तों तो इसका स्थान था कलकत्ता। इसका स्थान कहाँ था?
कलकत्ता, यह आपको याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता किया था दिनशा वाचा ने। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिनशा वाचा ने। तो आप लिख लीजिए अध्यक्षता दिनशा वाचा जी के द्वारा किया गया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम ओरिएंटेड कितना फैक्ट आपको कराया जा रहा है। दिनशा वाचा के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और तथ्यों की बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्य जो है इसमें वह यह है कि महात्मा गांधी इस अधिवेशन में हिस्सा लिए थे। महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर महात्मा गांधी तो भारत 1915 में आए थे, तो फिर महात्मा गांधी जी ने 1901 में कैसे हिस्सा ले लिया, 1901 ईस्वी में कैसे हिस्सा ले लिया? तो यही है इतिहास, जिसे आप गहन अध्ययन करते हैं तब आपको जानकारी प्राप्त होती है। और आप जो पढ़ रहे हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था कि काफ़ी रिसर्च करके बनाया गया पेपर है ये, और आपको ये कंटेंट मिलने वाला नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ कि 1901 में आए थे महात्मा गांधी। पहले इस बात को लिख लीजिए कि महात्मा गांधी इस अधिवेशन का हिस्सा बने थे पहली बार। ठीक है, तो लिखिए 1901 ईस्वी का ऐसा अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी इस अधिवेशन का हिस्सा बने थे। इस अधिवेशन का हिस्सा बने थे। कैसे बने थे? 1901 में हुआ यूं था कि गांधी जी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए आए थे यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें महात्मा गांधी का 1915 से भारत में आने की, तो महात्मा गांधी 1915 ईस्वी से पहले 3 बार भारत आ चुके होते हैं, 3 बार भारत का दौरा कर चुके होते हैं, 3 बार भारत का दौरा कर चुके होते हैं। उस समय वो दौरा करने आते हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, कर चुके होते हैं। और इस अधिवेशन में उन्होंने हिस्सा इसलिए लिया था क्योंकि ये दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए भारत आए थे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अब समझ में आया होगा, और आप पढ़ रहे हैं इतिहास काफ़ी डेप्थ में। और यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं, यही सारे क्वेश्चन, ऐसे 50 क्वेश्चन होंगे बीपीएससी के जो आपको नहीं आते होंगे, क्योंकि आपने गहन अध्ययन नहीं किया है, नॉर्मल लुसेंट पढ़ा है, एसपीडी पढ़ा है, या जीके जीएस की वन लाइनर बुक्स पढ़ी हैं आपने। मैं तो तथ्यों के आधार पर आपको वन लाइनर्स पढ़ा ही रहा हूँ, साथ ही साथ वो चीज़ें दे रहा हूँ जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। यही कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट पे 50 क्वेश्चन जो बोला गया है बीपीएससी के द्वारा, वो बनाया जाएगा और वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। और हो जाएंगे लड़के कंफ्यूज, क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं स्टडी स्पार्क से, तो कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो हम बता रहे हैं आपको, लिख लीजिए कि गांधी जी जो बोल रहे हैं ना, वो सब लिखते जाइए, एकदम इंपॉर्टेंट बात सब बोल रहे हैं आपको। गांधी जी जो भारत आए थे 1901 में, वह दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने आए थे। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने आए थे। यहाँ पे कंप्लीट हो गया साथियों। आपने समझ लिया कि गांधी जी 1901 ईस्वी में आए थे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार इस पे जोर डाल के, क्योंकि ये आपके लिए नई चीज़ हो सकती है। बहुत लड़के जानते होंगे, ऐसा नहीं है, फिर भी जो कॉमन चीज़ है कि ज़्यादा चांसेस नहीं जानने की होती है, उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। अगर बोलेंगे तो यही वह अधिवेशन है जिसमें उदारवादी नेताओं का, जो युवा नेता था उस समय का, उसके साथ मतभेद खुलकर सामने आया था। इसी अधिवेशन में जो उदारवादी नेता थे और जो युवा नेता थे, इन दोनों के बीच जो था मतभेद खुलकर सामने आया था। आप लिख लीजिए कि इसी अधिवेशन में उदारवादी, इसमें कलर चेंज कर देते हैं, उदारवादी नेताओं और युवा नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आया था। और उदारवादी नेता और जो अतिवादी नेता है, इनके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल जितना आपको बताया गया है इतना आप पढ़िए, आपके लिए फायदेमंद होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं 1904 ईस्वी के अधिवेशन पे। 1904 ईस्वी का अधिवेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। वह क्वेश्चन यह बनता है, और जो पूछा गया है, इसको यूपीपीसीएस में पूछा गया है, घटना चक्र में आपको ये मिलेगा कि इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था, पहली बार भाग लिया था। किस अधिवेशन में?
कांग्रेस के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था? तो यह अधिवेशन है महत्वपूर्ण अधिवेशन, जिसका नाम है 1904 ईस्वी का अधिवेशन। 1904 ईस्वी का अधिवेशन है, जिसका स्थान था साथियों बॉम्बे। बॉम्बे में ये हुआ था अधिवेशन, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सर हेनरी कॉटन। कौन थे साथियों? सर हेनरी कॉटन। याद रहेगा आपको, सर हेनरी कॉटन। यहाँ पे मैं अध्यक्ष लिखना भूल गया हूँ, आप अध्यक्ष लिख लीजिए। अध्यक्ष थे सर हेनरी कॉटन। अगर तथ्यों की बात करें साथियों, तो तथ्य मैंने बोल दिया है पहले कि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य था, और ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि किस अधिवेशन में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। तो आप लिख लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस के इस अधिवेशन में भाग लिया था। याद रहेगा, यही एक महत्वपूर्ण फैक्ट था इसमें, और कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं और एक सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन, जो कि बहुत बड़ा अधिवेशन है, और इस अधिवेशन की चर्चा लगभग हम 15 से 20 मिनट तक करेंगे, और वह अधिवेशन है 1905 ईस्वी का अधिवेशन। 1905 ईस्वी का अधिवेशन, और इसे आप याद कर लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है, और इससे एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं। अगर इसके स्थान की बात करें तो इसका स्थान था बनारस। यह कहाँ हुआ था साथियों अधिवेशन? तो बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों याद रखिएगा कि यही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और यही थे 1905 ईस्वी में बनारस के अधिवेशन के अध्यक्ष। अब महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यह ऐसा महत्वपूर्ण अधिवेशन है जिसमें बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ था, और कई प्रस्ताव पारित हुआ था, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप लिख लीजिए कि इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्ताव पारित हुआ था। दोस्तों याद रहेगा, अब यही वो अधिवेशन है जिसमें इस अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता का उपाधि दिया गया था। तो यह वही अधिवेशन है 1905 का साथियों, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी को विपक्ष के नेता का उपाधि दिया गया था। इसे भी आप लिखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता का उपाधि दिया गया था। यही वह 1905 ईस्वी का अधिवेशन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग पहली बार हुई थी। इसी अधिवेशन में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग की गई थी। यह महत्वपूर्ण पॉइंट था, याद कर लीजिएगा। और इसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। क्योंकि इनको विपक्ष के नेता का उपाधि मिली थी, तो इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर दी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी की स्थापना की। याद रहेगा। और यही वह महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1905 ईस्वी का जिसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। और इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने का प्रस्ताव भी
पारित हुआ था। इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। ये स्वदेशी आंदोलन और ये बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की चर्चा हम यहाँ पे करना चाहेंगे। ये होता क्या है स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, ये क्यों हुआ था? आपको पता है कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ये स्वदेशी आंदोलन जो था ये बंगाल विभाजन के विरोध के कारण, प्रतिकार के कारण उत्पन्न हुआ था, और यह जो जन्म हुआ था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का, उसका मुख्य कारण बंगाल का विभाजन था। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे साथियों, और इसको लिखिए आप, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। इसी में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हालांकि आगे एक टॉपिक थी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाने से अच्छा था कि आप जब हम 1905 ईस्वी का अधिवेशन पढ़ रहे हैं तो इसी में इसकी चर्चा कर ली जाए। हमने बताया स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, इसको जानते हैं साथियों, ये क्यों हुआ था? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ था प्रतिकार के रूप में। प्रतिकार किस लिए? तो बंगाल का विभाजन इसका कारण था। ये प्रतिकार के फलस्वरूप यह बहिष्कार आंदोलन हुआ था, और यह था बंगाल विभाजन के कारण। बंगाल विभाजन के कारण, इसे आप लिख लेंगे। आप बेहतर होगा कि आप नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि ये पेड कोर्स का आपको हम क्लास दे रहे हैं, और ये जो वीडियो है काफ़ी आपके एग्जाम के लिए मददगार साबित होगी। बंगाल विभाजन को दो भागों में आप बांट सकते हैं। एक को लिख दीजिए स्वदेशी आंदोलन। होता है कि दो आंदोलन प्रारंभ होते हैं, एक होता है स्वदेशी और दूसरा होता है बहिष्कार। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, आप इसे लिख लेंगे, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। और बंगाल विभाजन के फलस्वरूप इसका जन्म हुआ, और नेताओं को लगा बंगाल विभाजन के बाद कि हमारा जो 3P का पॉलिसी है, मतलब क्या कि प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, प्रदर्शन, सामूहिक सभा, प्रस्ताव, इस सब से कोई फायदा नहीं होने वाला है उस समय। क्योंकि आपको पता है कि नरम दल के लोग थे, उदारवादी दल के लोग थे 1905 ईस्वी तक, तो वे लोग ये सोचते थे कि हम लोग जो है ना अनुनय विनय की नीति से स्वतंत्रता हासिल कर लेंगे। लेकिन जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया तो उस समय में इन्हें लगा कि नहीं, कि अनुनय विनय की नीति से स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकती, और उदारवादियों की जो एक पॉलिसी थी, उदारवादियों की एक पॉलिसी थी, इसको जानिए, उदारवादियों की एक पॉलिसी थी जिसको बोलते हैं 3P पॉलिसी। 3P पॉलिसी, 3P पॉलिसी, यहाँ पे 3P होते थे, और तीनों P का अपना मीनिंग होता था। 3P का मतलब, एक P का मतलब होता था प्रेयर, प्रेयर यानी प्रार्थना, है ना। दूसरा था पिटीशन, पिटीशन प्रार्थना पत्र, है ना। उसके बाद था प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट। ये 3P जो है ये पॉलिसी थी उदारवादियों की, और इससे वो चाहते थे कि हम स्वतंत्रता हासिल कर लें। लेकिन जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तो इन नेताओं को लगता है कि अब ना 3P की पॉलिसी काम आएगी, ना ही प्रदर्शन करने से, ना ही सामूहिक सभा करने से, ना ही कोई प्रस्ताव पास करने से हमें स्वतंत्रता मिल सकती है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। और फिर वहीं से दो आंदोलन की शुरुआत होती है, और इन नेताओं की वजह से ये एक आंदोलन पैदा होता है जो दो भागों में होता है, एक स्वदेशी आंदोलन और दूसरा बहिष्कार आंदोलन। इसकी चर्चा हम करते हैं। यहाँ पे नोट में आप लिख सकते हैं, याद रखने के लिए नोट में यह लिख सकते हैं कि नेताओं को लगा कि अंग्रेजों के सामने प्रदर्शन, सामूहिक सभा, प्रस्ताव या 3P पॉलिसी से कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। और यहीं से दो बड़े आंदोलन का जन्म होता है, जिसमें एक का नाम होता है स्वदेशी आंदोलन और दूसरे का नाम होता है बहिष्कार आंदोलन। इसकी चर्चा हम लोग आगे करते हैं, विस्तृत चर्चा। और यह समय था 7 अगस्त 1905 का।
7 अगस्त, या डेट याद कर लीजिएगा दोस्तों, 7 अगस्त 1905 ईस्वी का समय था। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा का आयोजन किया गया। इसे आप लिखेंगे कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक आयोजित की गई, एक सभा आयोजित किया गया। आप लिख लीजिए एक बैठक का आयोजन हुआ। और कहेंगे इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो यह जो बैठक की अध्यक्षता थी वो कर रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर। इस बैठक की अध्यक्षता लिख लेंगे आप, रविंद्रनाथ टैगोर जी कर रहे थे। अब बताइए कि जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, क्या इसमें आपको फैक्ट नजर नहीं आ रहा है? फैक्ट ही फैक्ट नजर आ रहा है, और साथ में आप कहानी भी सुनते जा रहे हैं कि कैसे हुआ था, एक दूसरे को लिंक अप करते जा रहे होंगे और समझ में आ रही होंगी चीजें, है ना। तो यहाँ पर जब अध्यक्षता रविंद्रनाथ टैगोर जी करते हैं, तो यहाँ पे इन नेताओं का बस एक ही उद्देश्य होता है कि अब याचना नहीं करना है, अब याचना नहीं करना है, अब जो है आर या पार की लड़ाई होगी, अब याचना नहीं करना है। और यहीं पर तय हुआ कि अंग्रेजों का आर्थिक रूप से बहिष्कार करेंगे। क्या तय हुआ कि अंग्रेजों का आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। इन बातों को लिख लीजिए। यहीं पर और इसी अधिवेशन में तय हुआ कि अब अंग्रेजों का आर्थिक रूप से नुकसान या आर्थिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा, लिख लेंगे, ठीक है। आर्थिक रूप से नुकसान का मतलब यहाँ था कि आर्थिक रूप से बहिष्कार या जो आर्थिक रूप से नुकसान की बात हम करते हैं, इसका मतलब ये था कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो लिख लीजिए कि आर्थिक रूप से बहिष्कार का मतलब था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। यहाँ पर एक चीज जानना चाहेंगे आप कि ये जो बहिष्कार है, ये बहिष्कार है ना, और ये स्वदेशी की बात हो रही थी। जैसे ही विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार की बात होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाएंगे, स्वदेशी अपनाने की बात हुई। तो यह जो बहिष्कार और यह जो स्वदेशी वर्ड है, ये स्वदेशी शब्द, ये पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी में, एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं हम आपको। यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रथम बार स्वदेशी और बहिष्कार शब्द का प्रयोग किसने किया था और कहाँ हुआ था। स्वदेशी और बहिष्कार शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? तो याद रखिए दोस्तों, एक पत्रिका थी संजीवनी नाम की पत्रिका थी, उसमें पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार शब्द का प्रयोग हुआ था। स्वदेशी और बहिष्कार शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? तो संजीवनी नामक पत्रिका में, लिख लीजिए संजीवनी नामक पत्रिका में ये बहिष्कार और ये स्वदेशी में पहली बार यहाँ पर लिख देते हैं बहिष्कार एवं स्वदेशी शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कृष्ण कुमार मित्रा। आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया था साथियों। ये आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। पत्रिका की बात हमने की, तो ये जो विचार था, ये इनका विचार एक पत्रिका में छपी थी और उस पत्रिका का नाम क्या था? संजीवनी, जिसमें पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार शब्द का प्रयोग हुआ था, जिसमें पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार
शब्द का प्रयोग हुआ था, शब्द का प्रयोग। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, आपको विद डायग्राम हम समझा रहे हैं। मान लीजिए स्वदेशी और बहिष्कार का मतलब क्या होता है। अभी आपने देखा था, हमने बताया था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। यहाँ पे आपसे ये भी पूछ लेगा कि विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार किया था उनमें किन वस्तुओं का बहिष्कार किया था और सबसे अधिक स्वदेशी बहिष्कार से किस वस्तु पे प्रभाव पड़ा था। कौन सा विदेशी वस्तु सबसे अधिक प्रभावित हुआ था विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आप लिख लीजिए स्वदेशी और बहिष्कार। और बहिष्कार का सीधा सीधा मतलब होता है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से, ये बहिष्कार से। साथियों विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का मतलब है कि इसमें जो वस्तुएं थी उसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार हुआ था उसमें था कपड़ा, कपड़ा, साबुन, साबुन का भी बहुत वहाँ पे विरोध हुआ था, विदेशी साबुन का। एनसीईआरटी में साफ साफ ऐसे ही लिखा हुआ है माचिस या सलाई, माचिस या सलाई। मादक पदार्थ, ये सारे विदेशी वस्तु थे। मादक पदार्थ, स्कूल और कॉलेज, स्कूल और कॉलेज, और कॉलेज, सरकारी नौकरी, यहाँ पे लिखते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। उपाधियों का बहिष्कार, उपाधियों का बहिष्कार किया गया था, उपाधियों का बहिष्कार किया गया था, उपाधियों का बहिष्कार किया गया था। साथियों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बीपीएससी इस अधिवेशन से और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछता है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का क्या तात्पर्य था, इसका क्या तात्पर्य था आंदोलन का। तो आप साथियों बोलेंगे कि इस आंदोलन का तात्पर्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एवं स्वदेशी उद्योग की बढ़ोतरी हो, इसका मेन उद्देश्य था। अब सोच लीजिए कि 1905 ईस्वी में ही आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही थी, जो कि मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद आत्मनिर्भर की बात की जाती है। उस समय के नेता कितने आगे थे जो मोदी जी से भी बहुत ज़्यादा सोचते थे। हम यूँ कह सकते हैं कि हम लोग जो आज देख रहे हैं कहीं ना कहीं उसकी जड़ हमारे पूर्वजों ने बोई थी, उसका जड़ वहीं पे है मौजूद, उसी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, उसी पे कुछ बेहतर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप बोलेंगे कि इस आंदोलन का मुख्य तात्पर्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। लिख लीजिए स्वदेशी, स्वदेशी और बहिष्कार, और बहिष्कार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, का मुख्य उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, ये लिखें। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना एवं स्वदेशी उद्योग की बढ़ोतरी करना था, एवं स्वदेशी उद्योग की बढ़ोतरी करना था। स्वदेशी, ये लिख, स्वदेशी उद्योग की बढ़ोतरी करना था। इसको लिख लेंगे साथियों। राइटिंग पे हम ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि फास्ट फास्ट लिखना पड़ रहा है, ठीक है। और इसी स्वदेशी मूवमेंट के वजह से क्या हुआ था, कलकत्ता में एक कंपनी की स्थापना की गई थी, एक केमिकल फैक्ट्री खुली थी जो कि बहुत ही चर्चित रही और आज के दौर में भी उसका काफ़ी नाम है। और यह किया था आचार्य पीसी रॉय ने। बंगाल में क्या हुआ था, एक केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की गई थी इसी स्वदेशी मूवमेंट के अंदर, है ना। तो इसको आप लिखेंगे बंगाल में एक केमिकल फैक्ट्री, बंगाल में एक केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की गई, की स्थापना की गई, ठीक है साथियों। अब ये जो केमिकल फैक्ट्री थी इसको किसने खोला था, तो उनका नाम भी आप नोट कर लेंगे, आचार्य पीसी रॉय, आचार्य पीसी रॉय, पीसी रॉय। याद रहेगा साथियों। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, अब समझ में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मजेदार बात यह है साथियों, इसी आंदोलन में क्षुब्ध होकर के बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं।
ये जो आत्मनिर्भरता की बात हम कर रहे हैं ना, इसी आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ये कोट पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप लिख लीजिएगा। इसी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य, इसको हाईलाइटेड करके लिख लेते हैं, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है उनका, इसको लिख लेंगे। अब बात हम लोग आगे करते हैं, इसी आंदोलन में आगे बढ़ते हैं। और जो बहिष्कार हुआ था, अभी जो स्वदेशी मूवमेंट हो रहा है जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा है, इसमें सबसे अधिक प्रभावित होने वाला कौन सा उद्योग था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कमीशन के द्वारा। तो आप इसका जवाब देंगे वस्त्र उद्योग। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से सबसे ज्यादा जो प्रभावित उद्योग था वो कौन था, तो वस्त्र उद्योग। ये आंसर है, लिखिए। सबसे ज्यादा प्रभावित उद्योग क्या थे, वस्त्र उद्योग, है ना इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, स्वदेशी आंदोलन में मुसलमानों ने भाग लिया था या नहीं। तो इस आंदोलन में बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भाग लिया था, तो आप लिखेंगे बड़ी संख्या में इस आंदोलन में मुसलमानों ने भाग लिया था। ये समझ में आया। इस आंदोलन का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि नेताओं ने क्या किया था, आपने देखा यहाँ पर जो वस्तुओं का बहिष्कार किया था, जिसमें कपड़ा, साबुन, माचिस, सलाई, मादक पदार्थ वगैरह सबका कर दिया था विरोध। स्कूल और कॉलेज का इन्होंने कर दिया था बहिष्कार। इसमें क्या हुआ था कि जब ये स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार कर रहे थे, तो इसमें जो है सबसे अधिक युवा वर्ग, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में क्या होता है, सबसे अधिक युवा लोग पढ़ते हैं, तो सबसे अधिक जो थे युवा वर्ग जो है इस आंदोलन से जुड़ने लगे थे। और उस समय जो कार्लाइल थे, जो कि बंगाल के मुख्य सचिव हुआ करते थे, जिनका पूरा नाम था R.W. कार्लाइल को यह लगा कि अगर इस आंदोलन में युवा वर्ग भी शामिल हो जाता है तो ये आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। और इस डर से उन्होंने एक कार्लाइल सर्कुलर नाम का सर्कुलर जारी किया। R.W. कार्लाइल जो थे बंगाल के मुख्य सचिव, उन्होंने अपने नाम से एक सर्कुलर जारी किया, उसका नाम रखा कार्लाइल सर्कुलर उसको बोलते हैं। आगे इसको लिखते हैं हम लोग। आपने थोड़ा सा ब्रीफ जाना कि डर से क्या हुआ। कार्लाइल जो है R.W. कार्लाइल बंगाल के मुख्य सचिव, ये लिखिए, बंगाल के मुख्य सचिव जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी, इसे लिखिए चीफ सेक्रेटरी, है ना, मुख्य सचिव, जिनका नाम था, क्या नाम था, R.W. कार्लाइल। अब हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश हो सकता है गड़बड़ हो, W. कार्लाइल। R.W. कार्लाइल ने कार्लाइल सर्कुलर जारी किया। कौन सा सर्कुलर जारी किया, कार्लाइल सर्कुलर, याद रखिएगा, कार्लाइल सर्कुलर जारी किया। कार्लाइल सर्कुलर जारी करने का मतलब ये था कि इस सर्कुलर के द्वारा R.W. कार्लाइल ने बंगाल के सभी जिलाधिकारी को एक चिट्ठी लिखा, जिलाधिकारी कहें या जिला दंडाधिकारी बोले, उनको एक चिट्ठी लिखा। और उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपके जिला का कोई भी बच्चा यदि स्कूल कॉलेज नहीं गया तो उस जिला के स्कूल कॉलेज का फंड रोक दिया जाएगा। और सख्त हिदायत दी कि स्कूल कॉलेज के सभी प्राचार्य हैं, जो शिक्षक हैं, उनको कहिए कि बच्चों को स्कूल कॉलेज में लाएं, अन्यथा सभी सरकारी इसका जो भी आपको ग्रांट मिलता है सारा सहायता बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे ग्रांट बंद करने का मतलब ये है कि प्राचार्य, शिक्षक, उन सब का भी सैलरी वैल्यू जो भी है, वेतन, मेंटेनेंस सब बंद कर दिया जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ऐसा जो सर्कुलर जारी करने के पीछे एक कारण था कि RW कलाइल को इस बात का डर था कि अगर स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे अगर नहीं आए और आंदोलन में चले गए तो ये बहुत भारी आंदोलन हो जाएगा, क्योंकि युवा वर्ग जो होता है किसी भी आंदोलन को गति दे देता है और वो बड़ा बना देता है। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि युवा वर्ग इस आंदोलन में शामिल हो। ठीक है, तो ये कलाइल सर्कुलर क्यों जारी हुआ था, तो ये आप लिख सकते हैं, स्कूल कॉलेज, जब स्कूल कॉलेज का बहिष्कार हुआ तब ये कलाइल सर्कुलर जारी हुआ। और क्या सर्कुलर में जारी हुआ वो लिख लीजिए। बंगाल के सभी जिला दंडाधिकारी को एक चिट्ठी लिखा गया। लिखिए, बंगाल के सभी जिला दंडाधिकारी को एक चिट्ठी लिखा गया। ये जो चिट्ठी लिखा गया, उस चिट्ठी में क्या बात लिखी गई थी दोस्तों, उसको भी लिख लीजिए। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए, इस चिट्ठी में जो बात थी उस चिट्ठी की बात को भी लिख लीजिए। चिट्ठी में लिखी गई बात क्या थी? बातें यह थी लिखी हुई कि अगर आपके जिला का, लिखिए, अगर आपके जिला का कोई भी बच्चा यदि स्कूल कॉलेज नहीं गया तो उस जिला के स्कूल कॉलेज को, नहीं गया तो उस जिला के स्कूल कॉलेज, लिखते जाएंगे आप, स्कूल कॉलेज का फंड रोक दिया जाएगा और सख्त हिदायत दी गई कि स्कूल कॉलेज के सभी प्राचार्य शिक्षक, स्कूल कॉलेज के सभी प्राचार्य व शिक्षक बच्चों को स्कूल कॉलेज में लाएं, अन्यथा सभी सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, और ये सब हमारे पेड कंटेंट हैं जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ये हम सब पेड कंटेंट में पढ़ाते हैं और बहुत ही बेस्ट तरीके से एलोबरेट करते हैं, ताकि स्टूडेंट अगर 1 से 2 बार वीडियो देख ले, हमारा नोट्स बना ले, तो एग्जाम को तो ऐसे ही, मैं बोला ना कि कमीशन का कोई भी एग्जाम अगर क्वेश्चन बनाएगा या वन लाइनर भी, फैक्ट वाला भी होगा, तो इतने सारे फैक्ट्स मैं बताते जा रहा हूँ आपको कि आप कर लेंगे। अगर साइड से आप वन लाइनर एग्जाम के लिए जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लूसेंट को रख लीजिए या स्पीडी का रख लीजिए बुक, और इस नोट्स को रख लीजिए। तो हमें लगता है कि कठिन से कठिन प्रश्न भी आप सॉल्व करेंगे, इजी के लिए तो वो सब है ही। ओके, और ये जो सर्कुलर था, इसी सर्कुलर को इसके नीचे लिख लीजिए, इसी सर्कुलर को यहां पर लिख लीजिए, इसी सर्कुलर को कलाइल सर्कुलर कहा गया। कलाइल सर्कुलर जो था वो किसके नाम पर था, तो RW कलाइल के नाम पे, RW कलाइल के नाम पे था। और ये कौन थे, बंगाल के मुख्य सचिव थे। अब होता ये है कि जैसे ही कलाइल सर्कुलर जारी होता है तब बंगाल के लोग भड़क उठते हैं और वर्ष 1906 में क्या होता है कि एक अधिवेशन का आयोजन किया जाता है कलकत्ता में, और उस अधिवेशन में 4 बड़े प्रस्ताव को पारित किए जाते हैं। और ये बड़े प्रस्ताव जो होते हैं कौन कौन से हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप पॉइंट भूले नहीं, उसको लिख सकते हैं कि जब लोगों को कलाइल सर्कुलर के बारे में पता चला,
कलाइल सर्कुलर के बारे में पता चला, तो वे लोग भड़क उठे और उन्होंने तुरंत आनन फानन में क्या किया, वर्ष 1906 ईस्वी में एक अधिवेशन का आयोजन किया, एक अधिवेशन प्रस्तावित किया और इस अधिवेशन में 4 बड़े प्रस्ताव पारित किए गए। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ कि 4 बड़े प्रस्ताव पारित किए गए। ये 4 बड़े प्रस्ताव कौन कौन से थे इसको जानते हैं। 4 बड़े प्रस्ताव पारित किए, ये 4 बड़े प्रस्ताव कौन कौन से थे इसको जानिए। पहला प्रस्ताव था स्वदेशी आंदोलन। पहला प्रस्ताव क्या था, स्वदेशी आंदोलन। इन्होंने दूसरा प्रस्ताव पारित किया बहिष्कार आंदोलन का। तीसरा प्रस्ताव इन्होंने पारित किया स्वराज आंदोलन का। और चौथा जो प्रस्ताव था साथियों, महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, वह था राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन। अब यहाँ पे अंग्रेजों को यह लगता है कि उन्होंने जैसे ही शिक्षा का विरोध किया था, युवा वर्गों को स्कूल शिक्षा, कॉलेज का शिक्षा लेने से मना किया था, बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हो रहे थे, स्वदेशी आंदोलन, उस आंदोलन में जैसे ही उन्होंने शिक्षा का बहिष्कार किया था तो अंग्रेजों की नींव हिल गई थी, वो डर गए थे। तब यहाँ जो आंदोलनकारी रहते हैं उन नेताओं के मन में एक सवाल आता है, एक दिमाग की बत्ती जलती है और वे सोचते हैं क्यों ना विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया जाए। और इन नेताओं ने इसी सोच के साथ स्वदेशी शिक्षा हेतु शिक्षा परिषद की स्थापना की और ये वर्ष 1906 में किया इन्होंने। भारतीय नेताओं ने, लिख लीजिए, भारतीय नेताओं ने, उसके पीछे मंशा आप जान गए ना, क्या मंशा था। भारतीय नेताओं ने शिक्षा परिषद की स्थापना की। अब बोलिए आप भूल पाएंगे? और ये किया था वर्ष 1906 में। आप चीज़ों को कनेक्ट करते जा रहे हैं, कहानी की तरफ पढ़ रहे हैं, आपके पास जैसे ही फैक्ट का क्वेश्चन आएगा तुरंत बना दीजिएगा। अब ये जो है शिक्षा परिषद का इनके मन में ख्याल आता है और भारत का पहला कॉलेज ये स्वदेशी कॉलेज स्थापित करते हैं जिसका नाम होता है बीएन कॉलेज। 1906 में ये क्या करते हैं, भारत का पहला कॉलेज स्थापित करते हैं और इस कॉलेज का नाम रखते हैं बीएन कॉलेज। बीएन कॉलेज का फुल फॉर्म होता है बंगाल नेशनल कॉलेज। आप इसको लिख सकते हैं, बंगाल नेशनल कॉलेज। ये कब किया जाता है स्थापना साथियों? 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1906 ईस्वी में। अब अगर बात करें यहाँ पे कि ये कॉलेज जो था, इस कॉलेज का पहला प्रिंसिपल कौन बनते हैं, तो प्रथम प्रिंसिपल अगर पूछा जाए तो प्रथम प्रिंसिपल इसके बने थे अरविंदो घोष। कौन बने थे साथियों? अरविंदो घोष। ये काफी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि बंगाल नेशनल कॉलेज का स्थापना किया गया तो इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य की अगर बात करें तो इसमें इसका मुख्य उद्देश्य यही था, भारत में शिक्षा व्यवस्था की सुधार करना। इसका मुख्य उद्देश्य था। आप इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख सकते हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार इसका मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पे मुख्य बात ये उठती है, ये स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ कि पूरे देश में फैलने लगा और इस स्वदेशी आंदोलन में एक गीत गाया जाने लगा जो काफी प्रचलित हुआ। उस गीत का नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन में सबसे प्रचलित होने वाला गीत था और इसी गीत के कारण आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, इस आंदोलन का नाम, जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था, इसका नाम वंदे मातरम आंदोलन रख दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने और जितना मैं टॉपिक करा रहा हूँ ये पूरा यूपीएससी और कमीशन लेवल का है, बीपीएससी का। ये भारत का मैं मैप बना रहा हूँ, ठीक है। बनाने नहीं आता है मेरा, हो सकता है गड़बड़ हो, बस मैं हाफ बना रहा हूँ। इसको समझिए, ये जो पोर्शन था आंध्र प्रदेश वाला,
यहाँ पर क्या होता है कि आंध्र प्रदेश में, ये याद रखेंगे साथियों, आंध्र प्रदेश में क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा जाता है, वंदे मातरम आंदोलन। तो पूछ लिया था कि किस जगह स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहा गया था। तो या ऐसे भी पूछ लेगा कि आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था, तो वह नाम था वंदे मातरम। काफी कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं और समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे नाम परिवर्तित हुआ और कहां पर किसे क्या पुकारा गया। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया, वंदे मातरम आंदोलन। एक महत्वपूर्ण आप नोट में लिख सकते हैं कि ये जो स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत क्रांतिकारियों का गीत बन गया था और इसी कारण क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन बोला गया स्वदेशी आंदोलन को। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह वंदे मातरम गीत इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिख दिए हैं, वंदे मातरम गीत क्रांतिकारियों का गीत बन गया था। जब इतना पढ़ लिए हैं तो इसको कंक्लूड करते हैं। अब बात होती है, क्वेश्चन पूछता है कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था और किस किस स्टेट में कौन से, मतलब कौन से राज्य में किस नेता ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो वो लिख लीजिए। पहले हेडिंग डालिए, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व। मैं राइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूं साथियों, आप बस मेरी भावनाओं को समझिए और लिखिए, ठीक है। बात करें हम महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण नेता थे तिलक, जिन्होंने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये लिख लेंगे आप। दूसरी बात हम करते हैं पंजाब की, पंजाब में किया था लाला लाजपत राय ने, याद रहेगा साथियों। अगला था दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये महत्वपूर्ण नाम आप लिख लेंगे, सैयद हैदर रजा, ठीक है। आगे आप मद्रास की बात करें तो मद्रास में जो महत्वपूर्ण नेता थे वह थे चिदम्बरम पिल्लई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, चिदम्बरम पिल्लई ने नेतृत्व किया था। और इसी आंदोलन को देखते हुए एक ब्रिटिश पत्रकार थे H.W. नेविंसन ने एक किताब लिखा जिसका नाम था दी न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, पूछा गया था कि दी न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया जो बुक है उसके लेखक कौन है, वो कौन पत्रकार थे जिन्होंने दी न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया किताब लिखी थी। तो आप लिखेंगे ब्रिटिश पत्रकार जिनका नाम था H.W. नेविंसन, याद रहेगा साथियों, H.W. नेविंसन। इन्होंने एक किताब लिखा और इस किताब का क्या नाम था, द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया। इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं मैं, द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये किसने लिखा था साथियों, तो इन्होंने लिखा था H.W. नेविंसन ने। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसी स्वदेशी आंदोलन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा था आमार सोनार बांग्ला, ये तो आप जानते ही होंगे, और यही बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बनता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, इसको लिख लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने
इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या लिखा था, एक गीत लिखा था, एक गीत लिखा था, गीत लिखा था, और उस गीत का क्या नाम था, आमार सोनार बांग्ला। देखिए, आमार सोनार बांग्ला। और यही जो है बाद में यही गीत क्या होता है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है। लिख लीजिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत। बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है। यहाँ तक, यहाँ पे हम कंक्लूड कर चुके हैं स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का। साथियों, समझ में आया आपको कि हमने कितना डेप्थ में पढ़ा है 1905 ईस्वी को। 1905 से 1906 तक आते आते हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, कंक्लूड किया। तो आगे जो हमारा वीडियो होगा, वीडियो 3, उसमें हम लोग बात करेंगे 1906 की, 1906 का अधिवेशन। और वहाँ पर डेप्थ में इतना नहीं जाएंगे क्योंकि स्वदेशी आंदोलन पे काफ़ी चर्चा करना था। आगे भी चैप्टर है स्वदेशी आंदोलन, तो वहाँ भी करेंगे, लेकिन अब वहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि विस्तृत चर्चा हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो आज यहीं तक रहने दें। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में, और यहाँ पे करेंगे हिस्ट्री का पोस्टमार्टम, है ना। पोस्टमार्टम सीरीज लाया जाए क्या? पोस्टमार्टम सीरीज लाया जाए क्या? आप बोलिए तो लाया जाए। हिस्ट्री का पोस्टमार्टम करेंगे बैठ के। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, आपको भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के बीच। अगर आप तैयारी कर रहे हैं BSFC का, असिस्टेंट मैनेजर का, असिस्टेंट मैनेजर, AAO, अकाउंटेंट, और 68th BPSC का, 68th या 69th BPSC का, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। हमारे पेड कोर्स में इनरोल होने के लिए आप स्टडीज़ पार्क ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से आप हमारे कोर्स में इनरोल होइए। और अगर कोई जानकारी चाहिए आपको तो हमारे इस नंबर पे जो 7050 वाला नीचे दिया हुआ है, इस पे व्हाट्सएप कीजिए। कॉल नहीं करना है, कॉल नॉट अलाउड। आगे एक बात और करनी थी कि BSSC CGL का एग्ज़ाम होने वाला है। अगर मानते हैं सभी शिफ्ट कैंसिल हो जाता है, तो वैसे स्टूडेंट जो BSSC CGL का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं मैथ और रीजनिंग सोच रहा हूँ कि वो कंप्लीट कराऊँ और उसके लिए सेशन लेकर आऊँ। तो ये भी मैं शुरू करने वाला हूँ, और साथ ही साथ में ये हमारा चलता रहेगा। अभी मैनेजमेंट का वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, वो मैं बनाऊँगा मैनेजमेंट का वीडियो। अभी कुछ दिन रुक गया हूँ, सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री का थोड़ा सा आपको, जब हिस्ट्री शुरू किया है तो हिस्ट्री में कम से कम 5-10 वीडियो दे दूं ताकि आप पढ़ें और आपको अच्छा लगे। फिर हम उधर शुरू करेंगे और फिर एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर का वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूं, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूं, ठीक है। तो वो रहेगा, और अकाउंट्स के लिए भी लेकर आऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।